नमस्कार। भारत का संविधान सिर्फ एक दस्तावेज या कोई किताब नहीं है। ये तो विचारों का एक मैदान है जहां हमारे देश की पहचान को लेकर एक लगातार बहस चलती रहती है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बात हमारे सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल राइट्स की आती है, तो आखिरी फैसला, आखिरी आवाज किसकी होती है? हमारे लोकतंत्र के सफर में ये दो बहुत बड़ी ताकतें हैं। एक तरफ है संसद, जो हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदों से बनती है, और दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हमारे संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। और इन्हीं दोनों के बीच शक्तियों का जो संतुलन है, वो बनता और बिगड़ता रहा है। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम की। पता है, कोर्ट ने अधिकारों को जिस तरह से समझा है, वो हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। समय के साथ इसका दायरा बढ़ता ही गया है, खासकर जब बात जीवन के अधिकार की आती है। सर, इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1962 में खड़क सिंह केस में कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि कोई शारीरिक रूप से दखल न दे, बस। लेकिन फिर 1978 में मेनका गांधी केस में क्रांति आ गई। कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इंसानी गरिमा के साथ जीना है। और फिर 2017 में पुट्टास्वामी केस ने इसी गरिमा में निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को भी जोड़ दिया। देखिए कैसे एक ही अधिकार का मतलब इतने सालों में कितना ज्यादा बदल गया। और यहीं से निकला गोल्डन ट्रायंगल का मशहूर सिद्धांत। मेनका गांधी केस में ही कोर्ट ने यह साफ किया कि आर्टिकल 14, 19 और 21 यानी समानता, आज़ादी और जीवन का अधिकार, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर हम नागरिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और नाटकीय हिस्से पर, संसद और कोर्ट के बीच सत्ता का संघर्ष। ये एक ऐसी संवैधानिक खींचतान है जिसने हमारे लोकतंत्र की दिशा ही तय कर दी। देखिए, शुरू में 1951 के शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की अनलिमिटेड पावर है, यहां तक कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी। उस वक्त सारी ताकत संसद के पाले में थी। लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ केस के साथ एक जबरदस्त मोड़ आया। कोर्ट ने अपना ही पिछला फैसला पूरी तरह से पलट दिया और कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। अब सत्ता का पलड़ा कोर्ट की तरफ झुक चुका था। इस टकराव की वजह से एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। देश एक चौराहे पर था। तब 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ऐतिहासिक समाधान लेकर आया जो आज भी भारतीय कानून की बुनियाद माना जाता है। कोर्ट ने इसका समाधान निकाला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के रूप में। इसका मतलब ये था कि हाँ, संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन वो इसकी नींव, इसकी मूल संरचना जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून के राज को नहीं बदल सकती। ये एक कमाल का संतुलन था जिसने संसद की शक्ति और संविधान की सर्वोच्चता दोनों को बनाए रखा। और ये स्लाइड इस पूरे सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि ये एक सोच का बदलाव था। एक ऐसे मॉडल से जहां संसद सबसे ऊपर थी, एक ऐसे मॉडल की तरफ जहां शक्तियों का संतुलन है। इसने हमारे लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कोर्ट ने सिर्फ शक्तियों का संतुलन ही नहीं बनाया, बल्कि उसने समाज में गहरे बैठे मुद्दों को सुलझाने और देश को आगे बढ़ाने में भी एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम किया है। कुछ मिसालें देखिए। 1997 के विशाखा केस से वर्कप्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस बनी। 2018 में नवतेज सिंह जोहर केस ने LGBTQ+ समुदाय को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। और ओल्गा टेलिस केस ने यह तय किया कि जीने के अधिकार में रोजगार का अधिकार भी शामिल है। ये फैसले दिखाते हैं कि कोर्ट ने सामाजिक बदलाव लाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन ये काम हमेशा आसान नहीं होता। ये स्लाइड दिखाती है कि कोर्ट के फैसले कितने जटिल हो सकते हैं। एक तरफ सबरीमाला केस में कोर्ट ने एक व्यक्ति के पूजा करने के अधिकार को धार्मिक रिवाज से ऊपर रखा, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक हिजाब केस में कोर्ट ने एक स्कूल के खास माहौल में यूनिफॉर्म के नियमों को व्यक्तिगत धार्मिक अभिव्यक्ति पर प्राथमिकता दी। ये दिखाता है कि अलग अलग अधिकारों के बीच संतुलन बनाना कितनी बड़ी चुनौती है। तो इस सबसे हम क्या सीखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ सांस लेता है और बदलता है।
ये जो लाइन है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। संविधान में जो शब्द लिखे हैं वो तो वही हैं, लेकिन उनका मतलब न्यायिक व्याख्या के जरिए लगातार विकसित होता रहता है। कोर्ट समय की जरूरतों के हिसाब से इसे पढ़ता है और इसका मतलब निकालता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज जब भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और क्लाइमेट जस्टिस जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो हमारे संविधान के संरक्षक आने वाले दौर के लिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।